Welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss about the chapter first of account, Introduction to Accounting. In this chapter, first of all, you should have to know about the accounting. Accounting is as old as money itself. Accounting उसी तरह से पुराना है जैसे आपके लिए मनी पुराना है, पैसे पुराने हैं, जैसे आप मनी को जानते हैं, मनी का इवोल्यूशन जानते हैं, वैसे अकाउंटिंग भी पुराना है। सब लोग अपने अपने तरीके से पहले अपना जो ट्रांजैक्शन करते थे, बिजनेस करते थे, उसका लेखा जोखा रखते थे, जो उस समय जो तरीका था उस तरीक़ों को लोग अपनाते थे। जैसा कि आप जानते थे, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में। तो बार्टर सिस्टम में क्या करते थे? पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोग पहले क्या करते थे? एंशिएंट टाइम में लोग गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते थे, सर्विसेज को गुड्स से एक्सचेंज करते थे, या गुड्स को सर्विसेज से एक्सचेंज करते थे। तो इस तरह का सिस्टम पहले था। जो भी जिस तरीके को अपनाते थे उस तरह से ही अपना लेखा जोखा रखते थे। वही काम अब थोड़ा सा जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होने लगता है। ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग वाज नॉट नेसेसरी। जब बार्टर सिस्टम था तो चूंकि मनी में उसका वैल्यूएशन नहीं होता था, इसलिए उस समय ये बुक कीपिंग का रिकॉर्ड नहीं रखते थे वो लोग। लेकिन इट वाज यूज्ड लॉन्ग बिफोर व्हेन मनी वाज नॉट यूज्ड। काफ़ी लंबे समय तक जब ये यूज में नहीं था। बार्टर सिस्टम मीन्स ट्रेड बाय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज रादर देन बाय द यूज ऑफ मनी। मनी की जगह पे लोग गुड्स या किसी कमोडिटी का यूज करते थे। अब आते हैं डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कमेटी ने दिया था ये डिफिनीशन। जो अकाउंटिंग होता है वो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं। आइडेंटिफाइंग मतलब कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो किस ट्रांजैक्शन से, लाइक परचेज से है, सेल्स से है, कि किसी एसेट से है। जो भी जिस कैटेगरी का हो उसको उस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करके उस कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मेजरिंग में उसका मेजरमेंट करते हैं मनी के रूप में। कम्युनिकेटिंग, जब ये अकाउंटिंग आपका वर्क हो जाता है तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक को, यूजर्स को। यूजर्स आप में कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स मतलब इन द ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं, लाइक मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये इंटरनल यूजर्स हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स में गवर्नमेंट अथॉरिटी है, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, और बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं, ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। अकाउंटिंग का हिस्टोरिकल अगर एंटीसीडेंट देखते हैं तो व्हेन ह्यूमंस बिगन कीपिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन देयर हेड, तो कुछ जब धीरे धीरे जैसे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखना शुरू किए, उसमें कुछ सिंबल्स का यूज़ करते थे वो लोग। जैसे मनी का भी यूज हुआ तो मनी का भी कोई सिंबल होता था, वैसे ही अकाउंटिंग का वर्क शुरू किए तो उस समय भी लोग सिंबल का यूज़ करते थे। अकाउंटिंग, आप जानते हैं अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है, एक बिजनेस का लैंग्वेज होता है जिसमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी का नाम आपने सुना होगा। प्रॉपर्टी में ढेरों सारी चीज़ें हैं, मकान है, ज़मीन है, कोई फैक्ट्री है, कोई लैंड है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उसी चीज़ को हम जब अकाउंटिंग के लैंग्वेज में आते हैं तो उसी आप प्रॉपर्टी के जो आप जानते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, वो प्रॉपर्टी में ही आप जो लैंड और बिल्डिंग है उसको आप एसेट्स के रूप में जानते हैं। वैसे ही कॉम्प्लिकेशन सिमिलर टू टास्क of learning new language
जब अब आपको न्यू लैंग्वेज के बारे में जानना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन चीज़ें वही हैं, बस उसका आप अकाउंटिंग के लैंग्वेज में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है किसी चीज़ को। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला काम मनी मेजरमेंट होता है कि हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड इज मेड ओनली इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका एक्सप्रेशन मॉनेटरी टर्म्स पे हुआ हो, मनी में उसका कुछ वैल्यू हो, रुपए पैसे में उसका कुछ वैल्यू हो। एंटिटी की बात करें तो अकाउंट केप्ट फॉर एंटिटीज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड विद दिस एंटिटीज। जहाँ पे एंटिटीज की बात करते हैं, जैसे आप हैं कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो वो बिजनेस आपके लिए एंटिटी होता है, उस बिजनेस का अलग एक आर्टिफिशियल उसका एग्जिस्टेंस हो जाता है, लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन का एक एग्जिस्टेंस है वैसे ही उस एंटिटी का भी एग्जिस्टेंस हो जाता है। आपका ही बिजनेस है लेकिन वो अलग नाम से जाना जाएगा, उसके एसेट्स उसके नाम से होंगे, कैश उसके नाम से होंगे, अकाउंट उसके नाम से होंगे। इस तरह से वो आप ही का बिजनेस आपसे डिफरेंट हो जाता है। आप उस बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग हो जाता है, एज ए लोन के रूप में आप विड्रॉ करेंगे। गोइंग कंसर्न एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन आइडेंटिटी इंडेफिनिटली लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। चूँकि जो भी बिजनेस हम इस्टेब्लिश करते हैं वो फ्यूचर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी इज ऑर्डिनरी इंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जो भी चीज़ें हम अकाउंटिंग में एक्सपेंस करते हैं, परचेज करते हैं, जो भी चीज़ें उसका एक पर्टिकुलर कास्ट होता है, चाहे वो परचेज करते हो गुड्स का या सेल्स करते हो गुड्स का, उसका एक पर्टिकुलर कास्ट होता है। इसलिए हम उस कास्ट कॉन्सेप्ट को इसमें रखते हैं। जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं फिर सेल्स करते हैं तो ये आपका बिजनेस है, तो आप परचेज करते हो तो उसका एक अलग कास्ट होता है और सेल करते हैं तो उसी का एक अलग कास्ट होता है। तो कास्ट कॉन्सेप्ट को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ड्वेल एस्पेक्ट की बात करें तो हम ड्वेल एस्पेक्ट में since all the assets of the business are claimed by someone and since the total these claims cannot exceed the amount of assets to be claimed, it follows that assets is equal to liability plus liability and equities। जो इसमें बैलेंस शीट बनता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसमें एसेट्स आपके सारे लाइबिलिटी के इक्वल होते हैं। आप आगे जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपका इक्वेशन आता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट आपके लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है, सम ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें क्या होता है कि आप जितने पैसे से आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, आप कमेंस करते हैं बिजनेस, उसमें वो कैपिटल और जितनी लाइबिलिटी आप लेते हैं, लाइक आप बैंक से लोन लेते हैं वो लाइबिलिटी, और उस कैपिटल से जितने से आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं और वो लाइबिलिटी जो बैंक लोन के रूप में लिए हैं, वो टोटल आपके एसेट्स के इक्वल होगा जिस एसेट को परचेज करके आप उस बिजनेस को इस्टेब्लिश किए हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस पे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट, सबसे पहले हम इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच रिलेटेड टू द मॉनेटरी टर्म्स, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी चीज़ है क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद से उसको क्लासीफाई करते हैं कि आपने परचेज किया है तो उसको परचेज अकाउंट में डालेंगे, सेल्स किया है तो सेल्स अकाउंट में डालेंगे, कैश कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको कैश अकाउंट में डालेंगे, बैंक से कोई ट्रांजेक्शन किया है तो बैंक अकाउंट में डालेंगे। इस तरह से सैलरी कोई पेड किया है तो सैलरी अकाउंट में डालेंगे।
तो और कोई एसेट परचेज किया है तो उसको एसेट अकाउंट में डालेंगे। इस तरह के सारे ट्रांजेक्शन्स जो आप परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, आप उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट इन रुपीस। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका रुपीज़ में मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको क्लासीफाई कर लेते हैं, उसका मनी में उसका वैल्यूएशन कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, तब आप उसका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, बुक कीपिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब आपके अकाउंटिंग वर्क ये कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट का जो प्रोसेस होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर के साथ कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग प्रोसेस में आप देख रहे हैं सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट। सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं या इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, उसको आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद से जो उसका क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद से उसका मेजरमेंट करने के बाद से जब उसका जर्नल करते हैं आप, तो जर्नल में आप रिकॉर्डिंग का प्रोसेस करते हैं। रिकॉर्डिंग में ही आपका जर्नल का प्रोसेस आता है। उसमें जो भी आपका कैश ट्रांजेक्शन हुआ रहता है उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आप क्रेडिट परचेज करते हैं, मतलब उधार कोई चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसको आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक है तो कोई भी आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, मतलब उधार अगर बेचते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न बुक है, आपने जो कुछ उधार बेचा है, क्रेडिट सेल्स किया है, उसको आप क्या करेंगे, अपने परचेज रिटर्न बुक पर जो भी उधार परचेज किया उसको परचेज रिटर्न बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि आपने जो कुछ उधार परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, अगर उसमें से कुछ गुड्स अगर आप रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को तो आप क्या करेंगे, उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक है, एज यूजुअल आप किसी को सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, उधार बेचते हैं, तो वो अगर उससे आपके पास वापसी आती है, रिटर्न करता है वो, तो उसको आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिए कि ये जितने भी बुक्स हैं, ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसमें आप सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ जो उधार बेचते हैं या उधार खरीदते हैं और जो रिटर्न होता है उसी को आप सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेएबल बुक है, आपने किसी को अगर चेक से पेमेंट किया है, ड्रॉप से पेमेंट किया, बैंक ड्रॉप से, तो उसको आप बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक में आपको किसी से अगर चेक रिसीव हुआ है, बैंक ड्रॉप रिसीव हुआ है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जनरल प्रॉपर वे, जो इन चीज़ों में आप बिल्स रिसीवेबल तक के, मैंने 7 तक के जो चीज़ें बताई हैं, उनमें जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई रहती है उसको आप क्या करते हैं, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? अब ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लासिफाइंग एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। आप उसको क्लासिफाई, सबका परचेज का परचेज में हो गया, कैश का कैश ट्रांजेक्शन का कैश में हो गया, सेल्स का सेल्स में हो गया, परचेज रिटर्न बुक का परचेज रिटर्न में हो गया, सेल्स रिटर्न बुक का सेल्स रिटर्न में हो गया, बिल्स पेएबल बुक का बिल्स पेएबल बुक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती है तो उसी चीज़ को क्लासिफाई करके आप उसको क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद से आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो शुरू होता है वो समराइजिंग का होता है। समराइजिंग में आप क्या करते हैं, जो भी आप अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट बनाते हैं, सैलरी अकाउंट बनाते हैं, वेजेज अकाउंट बनाते हैं, एसेट अकाउंट बनाते हैं, जो भी अकाउंट आप पोस्ट करते हैं उस अकाउंट का टोटल बैलेंस जितना ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, साल के अंत में आप उसको क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में रखते हैं। अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है, दैट मीन्स कि आपका अकाउंट करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें आप प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। प्रॉफिट डिटरमाइन करने के बाद से आप उस प्रॉफिट से और जो आपके पास एसेट है, जो आपके लायबिलिटी है, उससे आप क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये चीज़ें, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बाद से इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप उसको एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को आप कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। एज यूजुअल यूजर्स हैं आपके इंटरनल यूजर्स हैं,
एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इंटरनल यूजर्स में मैंने पहले ही बताया था, इंटरनल यूजर्स में आपके इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो इंटरनल यूजर्स हुए, उसका मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल यूजर्स हुआ। एक्सटर्नल यूजर्स में आपके क्रेडिटर्स हुए, जिससे आपने कुछ लोन लिया है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है वो हुए। बैंक्स हुए, बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स हुए। आपको टैक्स पेड करना है गवर्नमेंट अथॉरिटी को तो वो भी आपका एक्सटर्नल यूजर्स हुआ। ऐसे ही कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स शेयर अपना परचेज करते हैं, शेयर के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स हुए। इस तरह से कुछ आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रोसेस का है। जो ही ये प्रोसीजर यहाँ तक कंप्लीट होता है फिर आपका न्यू अकाउंटिंग ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और फिर आप इसी प्रोसेस पे चले जाते हैं। इस तरह से आपका एक अकाउंटिंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। अकाउंटिंग साइकिल्स में यही आपने वाटर साइकिल्स पढ़ा होगा, कंज्यूमर साइकिल पढ़ा होगा, इसके पहले आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस तरह से आप जो साइकिल पढ़े हैं वैसे ही अकाउंटिंग साइकिल भी होती है कि आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद से प्रिपरेशन करते हैं जर्नल और सब्सिडी बुक का, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। फिर आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर आप एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये प्रोसेस आपका अकाउंटिंग साइकिल, जो ही ये यहाँ तक साइकिल कंप्लीट होता है फिर आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में चले आते हैं और फिर ट्रांजेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका पूरा अकाउंटिंग साइकिल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट आर फाइनेंशियल कैरेक्टर आर रिकॉर्डेड। हम उसी इकोनॉमिक इवेंट्स या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका मनी में कुछ उसका वैल्यू हो। अदरवाइज जिसका कोई अगर मनी में वैल्यू नहीं है, जैसे फ्री ऑफ कास्ट आप सोशल सर्विस करते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका सोशल अकाउंटिंग अलग से सिस्टम होता है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम सोशल अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे, इसमें उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मॉनेटरी में कुछ वैल्यू होता है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, आप मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो आपने एज ए डिफिनीशन पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट्स। उसी जो अकाउंटिंग आपने डिफिनीशन पढ़ा है एज वेल एज उसी तरह से आप फंक्शन भी इसका होता है। सबसे पहला फंक्शन की बात करेंगे तो पहला फंक्शन होता है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग। आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं डे टू डे ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी आप सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आपने कहा कि परचेज गुड्स फ्रॉम किसी पर्टिकुलर बिजनेस इंस्टीट्यूशन से आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, परचेज बुक्स फ्रॉम पुस्तक निकेतन। तो आप क्या करते हैं, इसकी जो ये ट्रांजैक्शन है इसका कुछ मॉनेटरी में वैल्यू है, जितने पैसे का आपने परचेज किया है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। In journal entry, journal book is subdivided into subsidiary book according to the number of transaction of particular category। अलग अलग कैटेगरी में अभी मैंने बताया था सब्सिडी बुक के बारे में, जिसमें आपका कैश बुक था, परचेज बुक था, परचेज रिटर्न बुक था, सेल्स बुक था, सेल्स रिटर्न बुक था, बिल्स पेएबल बुक था, बिल्स रिसीवेबल बुक था। ये आपके सब्सिडी बुक्स हैं और इन सब बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुए रहते हैं, रह जाते हैं, उसको आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं और उससे आप लेजर पोस्टिंग करते हैं। दे सब्सिडी बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल, अभी मैंने डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें आपके सब्सिडी बुक में आती हैं और इसी बुक के हेल्प से आप रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो सेकंड फंक्शन है वो है क्लासिफाइंग।
classification means transactions or entries of one nature are grouped under one head of account. मैंने बताया था कि जो भी क्लासिफाइंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट के हेड में ही आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप परचेज का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन होगा जिस अकाउंट से हेड से रिलेटेड होगा आप उसी में रिकॉर्ड करेंगे। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। लेजर इज द बुक दैट कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए सिमिलर नेचर और कलेक्टेड। जो भी एक सिमिलर नेचर के होंगे, परचेज के गुड्स के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। इस तरह से आप नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन समराइजिंग। समराइजिंग इज प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल and useful to users of accounting information. It means preparation of trial balance leading to preparation of financial statement, trading and profit loss account and balance sheet. जो भी आप अकाउंटिंग कवर किए हैं, जो भी अलग अलग हेड में रिकॉर्ड किए हैं उसका आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स टू से 31 मार्च को आप क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च को आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, साल के अंत में आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ फंक्शन है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स analyzing and then interpreting the financial data to make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business। जो आप एनालिसिस करते हैं, जो पूरे ईयर के दौरान जो आपने प्रॉफिट लॉस अर्न किया है, ठीक है, उस चीज़ को आप क्या करते हैं एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करते हैं और उसको यूजर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो अच्छे से उसे समझ सके। नेक्स्ट है इट हेल्प इन प्लानिंग द फ्यूचर इन ए बेटर वे। ये क्यों तैयार करते हैं ताकि इन फ्यूचर आप उसको और अच्छे तरीके से कर सके। जैसे आपको मालूम है कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से आपको ये लॉस इनकर्ड हुआ है, इसलिए आप नेक्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे अलर्ट हो जाएंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है कम्युनिकेटिंग। फाइनली जब आपके सारे रिपोर्ट तैयार हो जाते हैं तो उसको आप जो उसके डिफरेंट यूजर्स हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं। द अकाउंटिंग फंक्शन इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स। जो भी आप डाटा रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग इज a part of accounting is concerned with recording financial transaction and events in the books of account following accounting concept and principle। बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है वो किसी जैसे आपके साइंस में जो भी आप प्रैक्टिकल करते हो किसी न किसी प्रिंसिपल के बेस पे होता है, वैसे ही अकाउंटिंग का वर्क भी आप जो करते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं जिसमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया रहा है कि आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इसी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। थस बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे वो किस कैटेगरी का है। नेक्स्ट है मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उसको किस में मेजरमेंट करेंगे, मनी के रूप में मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट शो आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप जो भी रिकॉर्डिंग किया है ट्रांजेक्शन का उसको आप अकाउंट के बुक में क्या करेंगे पोस्ट करेंगे। क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट। आप उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में आप क्या करेंगे उसको पोस्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि परचेज का ट्रांजेक्शन है तो परचेज अकाउंट में, सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स अकाउंट में। एज यूजुअल ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उसका पर्टिकुलर एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो अकाउंटिंग इसलिए करते हैं, एसरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम अकाउंटिंग अगर बेहतर तरीके से करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल का यूज़ करके करते हैं, तो हमको एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस हमको डिटरमाइन करने में इजी रहता है। इसलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर करने के लिए अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। दूसरा चीज़ एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, एक्चुअल हमारे बिजनेस का, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हम उसको डिसाइड करने के लिए अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो उस पर उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या गलतियां हुई हैं, क्या उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसलिए भी हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, उसके बाद से जब ये सारे अकाउंटिंग के वर्क हो जाते हैं तो हम उसके यूजर्स को एक रिपोर्ट के रूप में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसे वो उस पर अपना डिसीजन ले सके। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं? सबसे पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है रिप्लेसेस मेमोरी, आप एक मेमोरी जो भी आप वर्क करते हैं पूरे ईयर के दौरान, उसका एक पूरा डाटा आपके पास सेव रहता है, जिसका आप इन फ्यूचर कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कंपनी का किसी दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं अगर आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल है तो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट लोन्स, अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो आपको लोन लेने में भी इजी होता है। एविडेंस इन कोर्ट, आप एज ए कोर्ट में भी आप एज ए एविडेंस के रूप में आप उसको पेश कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई टैक्स अगर पेड करना है तो आपको कितना एक्चुअल टैक्स पेड करना है, आप उतना टैक्स पेड करेंगे। तो अगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्लेम होता है या किसी एम्प्लॉयज़ का क्लेम होता है या किसी बाहरी व्यक्ति का क्लेम होता है तो आप अपने डाटा सहित आप कोर्ट में पेश हो सकते हैं। असिस्टेंट इन द इवेंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो उस पोजीशन में भी आप इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, आप डिफरेंट जो लाइबिलिटीज होते हैं उनको पेड करने में भी ये आपका हेल्प करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।